हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट अपना होम साइंस से टीएसटी पीएचडी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी टीआरई 4 का, बिहार स्टेट का, आरपीएससी का, लैब असिस्टेंट का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट से, उन सभी के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए जो क्लासेस हमारी चल रही थी, जो हम अपना रिवीजन के लिए क्लास चला रहे थे, उसमें से होम साइंस का ब्रांच आप लोग के लिए जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांच चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। पिछले क्लास में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट की क्लासेस को कवर किया था। आज के क्लास में हम कवर करेंगे अपने जो मोटर डेवलपमेंट है, यानी क्रियात्मक विकास है, बुद्धि विकास है, संवेगात्मक विकास है, इन सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स जो है अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू बनाए रखें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास की। क्रियात्मक विकास यानी कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, वो क्या हो रहा है, उसके अंदर उसकी क्रियात्मकताएं जो है उनका विकास हो रहा है, वो किस प्रकार से क्रियाएं कर रहा है। इसे इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ मोटर का मतलब किसी मशीनीकरण से नहीं है, बल्कि बच्चे के द्वारा की गई क्रियाओं से हो रही है। यानी कि जहाँ पे क्रिया की बात हो रही है वो विकास क्या है, मोटर डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक विकास या फिर गतिकीय विकास के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो क्रियात्मक विकास है वो कितने प्रकार का होता है, या फिर जो प्रकार इसके बताए गए हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम में आपसे एक्सप्लेनेशन देके वो पूछता है कि किस प्रकार का क्रियात्मक विकास हो रहा है यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन में उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है जो विकास वहाँ पे हो रहा होता है। देखिएगा, क्रियात्मक विकास मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। हिंदी में इसको स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल के नाम से जानते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल की हिंदी होती है स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें देखिएगा, जो ग्रॉस मोटर स्किल है इसका डेफिनेशन क्या बताया गया है, जहाँ पे जब शरीर की बड़ी मांसपेशियां कार्य कर रही होती हैं वहाँ पे स्थूल गतिक कौशल कार्य करता है, और जहाँ पे शरीर की जो छोटी मांसपेशियां कार्य करती हैं, यानी कि छोटी मांसपेशियों की मदद से कोई वस्तु आप पकड़ रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। यानी कि बड़ी मांसपेशी अगर कार्य कर रही है तो स्थूल गतिक कौशल, छोटी मांसपेशी अगर कार्य कर रही है तो सूक्ष्म गतिक कौशल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, छोटे बच्चे को अगर आप जो है कोई पेंसिल या पेन पकड़ने के लिए देते हैं, कोई भी वस्तु पकड़ने के लिए देते हैं, शुरुआत में अपने फिंगर से नहीं पकड़ता है बल्कि अपनी मुट्ठी से जो है पकड़ता है। जब बच्चा अपनी मुट्ठी यानी कि बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करके किसी वस्तु को पकड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल ना होकर के स्थूल गतिक कौशल होता है। वहीं पे अगर जो है छोटी अंगुलियों, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर, जैसे मोतियों को किसी धागे में पिरोने का कार्य कर रहा है, पेन को जो है अपनी अंगुलियों से पकड़ रहा है, या फिर कोई चित्रकारिता कर रहा है, कोई बारीक से चित्र बना रहा है, कोई लाइन खींच रहा है अच्छे से, पेन को अपनी छोटी अंगुलियों से पकड़ कर छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करके, तो वहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। यानी कि बड़ी मांसपेशी कार्य करे तो स्थूल गतिक कौशल, छोटी मांसपेशी कार्य करे तो सूक्ष्म गतिक कौशल। इतना समझ में आया आप लोग को? ये दोनों ही नाम याद रखिए। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन देखे रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक पूछा जाता है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में खास करके इंग्लिश वर्ड ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जो बच्चे का क्रियात्मक विकास हुआ, तो क्रियात्मक विकास जो है एक सीक्वेंस में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसी को लेकर के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशु के चलने का क्रम क्या है। यानी कि बच्चा जब छोटा है, शिशु के रूप में है, एक बिस्तर पे वो लेटा हुआ है, जब वह दूसरों पर आश्रित है, स्वयं से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उस अवस्था से लेकर स्वयं से चलने तक के बीच में कितने स्टेप से होकर के बच्चा गुजरता है, ये स्टेप आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में ये पूरे सीक्वेंस दिए जाते हैं
पूरे वर्ड पूरे क्रम दिए जाते हैं आपसे, इसको आपको अरेंज करना पड़ता है, या फिर ये जो इसका क्रम है वो, और ये कितने वर्ष या कितने महीने में ये हो रहा है वो दिया जाता है, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग में मैच करना पड़ता है, कूट शब्द में ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा शिशु के चलने के क्रम में सबसे पहला स्टेप है लुढ़कना, या इसे इंग्लिश में रोलिंग कहा जाता है। लुढ़कने का मतलब बच्चा जो है अगर आप सीधा उसे लटाए हुए हैं बिस्तर पे पीठ के बल, तो वो वहाँ से पलट करके क्या कर रहा है, पेट के बल वो लेट जा रहा है, ये क्रिया लुढ़कना कहलाती है। ये क्रिया जो 4 माह में देखने को मिलती है। इसके बाद है खिसकना। खिसकने का मतलब है, इसे इंग्लिश में हैचिंग कहा जाता है, ये 6 माह में क्रिया होती है। बच्चा जहाँ पे वहाँ से खिसक करके थोड़ा आगे चला जा रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, ये प्रक्रिया जो है खिसकना कहलाती है। फिर है घिसकना। घिसकना को इंग्लिश में क्राउटिंग कहते हैं। ये क्रिया 4-5 महीने से लेकर के 9 माह तक की क्रिया कहलाती है। ये घिसकने का मतलब है बच्चा जो अपने घुटने का बल ना चल के बस पेट के बल ही वो घिसकते हुए थोड़ा आगे जाने का प्रयत्न कर रहा है। खिसकने और घिसकने में क्या डिफरेंट है, खिसकने में बस थोड़ा सा वो खिसक के एक स्टेप 2 स्टेप पार कर रहा है, लेकिन घिसकने में क्या देख रहे हैं आप, जो है बच्चा जो है कुछ दूरी तय कर रहा है, घिसक कर अपने घुटनों के बल ना चल करके सिर्फ घिसक रहा है। ये क्रिया 4-5 महीने से लेकर के 9 महीने तक देखने को मिलती है। इसके बाद है रेंगना। रेंगना को इंग्लिश में क्रेपिंग कहा जाता है, जो क्रिया 9 माह में देखने को मिलती है, या फिर इससे थोड़ा और आगे भी देखने को मिलती है, लेकिन 9 माह में अधिकतर देखने को मिल जाती है। रेंगने का मतलब जब बच्चा जो अपने घुटने के बल चल करके कुछ दूर चला जाता है, घुटनों के बल चल रहा है, यह क्रिया रेंगना कहला रही है। इसके बाद खड़े होना, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग। और 14 माह में जब बच्चा जो है खड़ा हो रहा है, तो 14 माह में बच्चा किसी वस्तु को ना पकड़ करके स्वयं बिना सहारे के खड़ा हो रहा है। और अगर ये 14 महीने में बिना किसी सहारे के बच्चा खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यह बच्चा जो है 12 और 11-12 महीने में जो है बच्चा किसी वस्तु को पकड़ के सहारे से खड़ा हो रहा था। उसके बाद जो है 14 माह में बच्चा किसी वस्तु को पकड़ के ना खड़ा होकर के बल्कि अपने स्वयं से खड़ा हो रहा है, बिना किसी सहारे के खड़ा हो रहा है। इसके बाद है चलना, जिसे लोकोमोटर कहा जाता है। यह 18 माह में क्रिया देखने को मिलती है, जब बच्चा जो बिना सहारे के चलता है। 14 माह में बच्चा बिना सहारे के खड़ा होता है, तो 15-16 माह में बच्चा जो है क्या देखने को मिलता है, किसी वस्तु को पकड़ कर चल रहा है। लेकिन वहीं पे 18 माह में बच्चा जो है बिना किसी सहारे के चलना प्रारंभ कर देता है। और इसके बाद भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि बच्चा सीढ़ियों पे बिना सहारे के चलना प्रारंभ कर देता है। अगर ऐसा स्टेप में दिया हुआ है तो वो लास्ट में आपके हो सकता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? एक सीक्वेंस से आप याद रखिएगा, बच्चा लुढ़कता है, खिसकता है, फिर घिसकता है, रेंगने का कार्य करता है, बिना सहारे के खड़ा होता है और फिर बिना सहारे के चलना प्रारंभ कर देता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे देखिएगा, आप लोग एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको जो डेवलपमेंट बताया गया वो मोटर डेवलपमेंट था, यानी कि क्रियात्मक विकास के बारे में डिस्कस आपने किया। इसके बाद देखिएगा वाटसन का प्राथमिक संवेग का सिद्धांत दिया गया, यानी कि अब आपको संवेगात्मक विकास पढ़ना है। संवेगात्मक विकास में जो है आप ये जानते हैं कि जब ऐसी कोई क्रिया होती है जिसे संवेग उत्पन्न हो रहा है अंदर से, किसी चीज़ को देख करके उसकी कोई प्रतिक्रिया हमारे शरीर के द्वारा अगर की जा रही है तो वो क्या है, संवेग होता है। किसी वस्तु को देख करके अगर अचानक से आप डर जा रहे हैं तो उस वस्तु के प्रति आपके शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं वो संवेग कहला रही हैं। तो ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो देखिएगा वाटसन के द्वारा प्राथमिक संवेग का सिद्धांत दिया गया। वाटसन जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने प्राथमिक संवेग का सिद्धांत दिया और इसमें बताया कि बच्चे के पास जन्म से ही कुछ संवेग होता है, जिसमें भय, क्रोध और स्नेह, ये तीनों संवेग बच्चे में जन्म से ही देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्राथमिक संवेग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आप ऑप्शन में वाटसन नाम अगर है तो उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे में जन्म से पाए जाने वाले संवेग कौन कौन से होते हैं, तो आप ऑप्शन में से भय, क्रोध या स्नेह में से कोई भी अगर एक है तो उसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर तीनों दिया है और लास्ट में इनमें से सभी दिया तो आप उसे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वहीं बिहार स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो है
4 ऑप्शन से अधिक भी देखने को मिलता है, 5 या 6 ऑप्शन भी देखने को, ज़्यादातर 5 ऑप्शन देखने को मिलता है, इनमें से कोई 2, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से अगर देखने को मिलता है। तो अगर इसमें से 2 ही दिया है तो इनमें से कोई 2 या उपर्युक्त में से एक से अधिक उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, अगर ऑप्शन में इनमें से एक से अधिक अगर दिया हुआ है। इतना समझ में आया। आगे देखिए, संवेग नियंत्रण और संवेग स्थिरता के बारे में कुछ स्टेप बताए गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आपसे बताया गया है। देखिएगा, आपसे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है या फिर इसे एक्सप्लेनेशन में भी पूछा जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहला जो संवेग नियंत्रण की बात है, यानी कि अगर व्यक्ति के अंदर संवेग उत्पन्न हो रहा है, किसी भी चीज़ के प्रति अगर संवेग शरीर में उत्पन्न हो रहा है, तो उस संवेग को नियंत्रण करने के लिए, उस संवेग को स्थिर करने के लिए किस प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग आप करते हैं, किस प्रकार से शरीर में नियंत्रण आप संवेग को रख सकते हैं, इस बात को देखिएगा। सबसे पहले बताया गया दमन। दमन का मतलब क्या होता है? प्रकट ना करना। जब व्यक्ति के अंदर कोई संवेग तो हो रहा है लेकिन व्यक्ति उसे प्रकट नहीं कर रहा है, यानी कि ये दमित इच्छा, जैसे कि किसी व्यक्ति की कुछ इच्छा है वो कर नहीं पा रहा है उस कार्य को, और लंबे समय तक वो चीज़ें अगर इसी प्रकार से चलती रहती हैं तो वो व्यक्ति की दमित इच्छाएं कहलाती हैं। और इसी प्रकार से बताया गया, अगर शरीर में कोई संवेग उत्पन्न हो रहा है तो संवेग को अगर व्यक्ति प्रकट नहीं कर रहा है तो ये क्रिया दमन कहलाती है। यानी कि संवेग को नियंत्रण करने की एक विधि क्या है? दमन करना। इसके बाद है शोधन। शोधन का जो नियंत्रण है, इसमें दूसरी ओर मोड़ देना। जैसे व्यक्ति अगर दुखी है तो उस दुख को वह व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है और उसे छिपा भी नहीं पा रहा है, ऐसा ना करके कि वो प्रकट ना करे। इन दोनों क्रियाओं से हट करके क्या देखने को मिलता है? दूसरी ओर उस ध्यान को, उस संवेग को मोड़ देता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखिए, प्रेजेंट टाइम में आप ये सारे रील्स वगैरह वीडियो में देखते होंगे, जैसे कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है, वो यूपीएससी क्लियर कर दे रहा है, ऐसा आप मूवी में देख रहे हैं। हकीकत में क्या हो रहा है वो आप सब जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि जैसे व्यक्ति के अंदर चाहे वो दुख हो या सुख हो, कोई भी खुशी है, कोई भी इच्छा है, अगर आप उसे दमित नहीं कर पा रहे हैं और उसे लोगों के सामने व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने संवेग पर नियंत्रण कैसे प्राप्त कर रहे हैं? कि अपनी इच्छा को, अपने दुख को किसी और मोड़ ले रहे हैं, दूसरी ओर अपने संवेग को मोड़ लेना ही क्या कहलाता है? शोधन नियंत्रण कहलाता है। इसके बाद है अध्यवसाय। अध्यवसाय का क्या मतलब है? कि अन्य कार्यों की तरफ व्यस्त कर देना। अन्य कार्यों की तरफ व्यस्त कर देने का मतलब है कि अगर आप बहुत ही दुखी हैं या फिर बहुत ही खुशी हैं, तो खुशी में भी बहुत ही प्रॉब्लम होती है और दुख में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार से जो अगर आपका कोई भी क्रोध है, भय है, स्नेह है, तो इस प्रकार से कोई भी संवेग अगर आप में है तो उस संवेग को आप व्यक्त ना कर पा करके आप उसे अन्य कार्यों की तरफ अपने आप को व्यस्त कर ले रहे हैं। वही है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपका दिमाग खाली है तो आप बार बार उसी संवेग पे आपका ध्यान जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को इतना बिजी रखें कि उस बात को सोचने का वक्त ही आपके पास ना हो। तो इस प्रकार से संवेग नियंत्रण की प्रक्रिया जो है वो अध्यवसाय की क्रिया कहलाती है। इसके बाद संवेगात्मक रेचन। संवेगात्मक रेचन का क्या मतलब होता है? कि दूसरे रूप में प्रकट करना। जब व्यक्ति अपने संवेग को किसी दूसरे रूप में प्रकट करता है तो इस प्रकार के संवेग को क्या कहा जाता है? संवेगात्मक रेचन का नियंत्रण कहलाता है। जैसे कोई कवि है, कोई लेखक है, वो अपने दुख को अपनी कविताओं, अपनी लेखनियों के माध्यम से व्यक्त करता है। आप देखते ही होंगे कि जितने भी अभी तक कवि हुए हैं वो अपनी कविताओं में, अपनी लेखनियों में अपने जीवन के सारे दुख का वर्णन कर दिया है या फिर अपनी खुशियों का वर्णन कर दिया है। इसका मतलब है कि जब आप जो है अपनी खुशी या दुख, कोई भी संवेग है, उसे किसी दूसरे रूप में प्रकट करके बाहर दिखा रहे हैं तो वह संवेगात्मक रेचन की क्रिया कहलाती है। इसके बाद है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब है कि आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा रहा है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो है स्वतंत्र रूप से अपने संवेग को प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्रिया कहलाती है। आई होप ये पॉइंट जो है जितना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संवेग नियंत्रण पे कितने पॉइंट, कितने स्टेप
होते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग में आ सकता है पूरा एक साथ पूछ करके, या फिर इसमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन दे करके इन वर्ड को आपसे ऑप्शन में सेलेक्ट करने के लिए पूछ सकता है। इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कोई भी वर्ड आप छोड़िएगा नहीं। एग्जाम में ये सारे वर्ड बहुत ही कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए एक एक वर्ड को ध्यान से समझते जाइए और नोट करते जाइएगा। आगे देखिए बुद्धि का सिद्धांत है। बुद्धि का सिद्धांत दिए गए हैं जिस प्रकार से आपने भाषा विकास पढ़ा, क्रियात्मक विकास पढ़ा, संवेगात्मक विकास को पढ़ा, और इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो सारे पॉइंट बताए गए आपको। उसी प्रकार से आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा। आपको थियरी नहीं बताई जाएगी, उतने वर्ड बताए जाएंगे, उतने शब्द बताए जाएंगे जितने आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत में इतने सारे सिद्धांत दिए गए कि हर एक व्यक्ति आ रहे हैं, हर एक विद्वान जो आ रहे हैं अपने अनुसार अलग अलग बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं। आपसे एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। देखिएगा जैसे सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया गया सन 1905 में बिने के द्वारा। बिने जो मनोवैज्ञानिक है, ये 1905 में इन्होंने बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि जो बुद्धि है वो सिर्फ एक होती है, सभी के पास एक ही बुद्धि होती है। ऐसा किसका मानना था? बिने का मानना था। इसके बाद है द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। चार्ल्स स्पीयरमैन का मानना था कि जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है, दो कारक होते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले, जिसमें से जी होता है और यस। दो फैक्टर का इन्होंने बात किया है, जी फैक्टर और यस फैक्टर। जी यस नाम से आप याद कर सकते हैं, जी से जनरल, यस से स्पेशल, यानी कि जी से कोई व्यक्ति है उसके अंदर कोई सामान्य बुद्धि पाई जा रही है, कोई नॉर्मल अगर एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके पास यानी कि जनरल बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है। वहीं पे अगर लोगों से कुछ विशेष कार्य कर रहा है, विशिष्टताएं अगर दिख रही है किसी व्यक्ति में, तो इसका मतलब है उसके पास जो बुद्धि है वो स्पेशल बुद्धि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि को दो प्रकार से परिभाषित किया है। इसके बाद समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थर्स्टन के द्वारा दिया गया। इनका मानना था कि जो है व्यक्तियों के अंदर ना ही एक बुद्धि होती है, ना ही दो बुद्धि होती, बल्कि बुद्धि जो है वो समूह में होती है। ऐसा किसका मानना था? थर्स्टन के द्वारा माना गया था। आप इनका नाम भी याद रखिए और इनकी बुद्धि जो इन्होंने दी है वो ध्यान में आप रखिएगा। इसके बाद देखिएगा त्रिबुद्धि सिद्धांत। त्रिबुद्धि का सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। त्रिबुद्धि के सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने बताया कि PCA 3 पॉइंट का बात किया है, इन्होंने जिक्र किया है। किसने? स्टर्नबर्ग ने 3 पॉइंट बताया, जिसमें से P का मतलब है प्रैक्टिकल, C से क्रिएटिव, A से एनालिटिकल। P से प्रैक्टिकल का मतलब है कि इनका मानना है स्टर्नबर्ग का कि जो व्यक्ति है, कुछ व्यक्तियों में जो है प्रैक्टिकल के रूप में बुद्धि पाई जाती है, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक बुद्धि पाई जाती है, और इसके बाद एनालिटिकल का मतलब है विश्लेषणात्मक बुद्धि पाई जाती है। किसी चीज़ का विश्लेषण करने वाला अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि पाई जा रही है। अगर प्रैक्टिकली कोई चीज़ व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर व्यवहारिक या प्रैक्टिकली बुद्धि पाई जा रही है। या फिर कोई व्यक्ति कुछ नया अगर क्रिएटिव कर रहा है, क्रिएटिविटी उस दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो बुद्धि है उसमें रचनात्मक बुद्धि पाई जा रही है। ऐसा किसका मानना है? स्टर्नबर्ग का। इसके बाद है बहुतत्वीय सिद्धांत। बहुतत्वीय सिद्धांत में किसके द्वारा ये दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा बहुतत्वीय सिद्धांत दिया गया बुद्धि का। इसमें इनका मानना था कि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, इन 3 बुद्धि की इन्होंने बात की है। यानी कि ऐसी बुद्धि जो आप देख नहीं पा रहे हैं और ऐसी बुद्धि जिसे आप देख पा रहे हैं, ऐसी बुद्धि जो समाज के बीच में आपको देखने को मिलती है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार से ना मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि की बात की है। मूर्त का मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, अमूर्त का मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, और सामाजिक बुद्धि जो समाज के द्वारा कोई भी चीज़, नियम, रेगुलेशन कुछ बनाया गया है, उस समय आपकी जो बुद्धि दिखाई देती है वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। ऐसा किसका मानना है? थॉर्नडाइक का मानना है। इसके बाद देखिएगा बहुबुद्धि कारक सिद्धांत। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और फिर बहुबुद्धि कारक सिद्धांत, ये पूछा जाता है।
ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी कभी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अगर सभी नाम याद रखते हैं तो इसमें से कोई भी अगर दे सकता है तो आप उसमें से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको थ्योरी तो पढ़ना नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आप सिर्फ रिवीजन की क्लास कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इन सभी को रट लीजिए एकदम से, कौन सी बुद्धि किसके द्वारा दी गई और इन्होंने कौन सी बुद्धि की बात की है, बस इतना पढ़ लीजिए, थियरी मत जाइए। देखिएगा बहुबुद्धि कारक सिद्धांत में इन्होंने बहुबुद्धि के कारक बताया किसके द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। आज से पूछा जाएगा बहुबुद्धि कारक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आप क्या सिलेक्ट करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। गार्डनर नाम से याद कर लीजिएगा आप लोग, गार्डन में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसी हिसाब से गार्डनर शब्द से याद करिएगा कि यहाँ पे बहुत सारी बुद्धि का प्रयोग किया गया है। जैसे इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो 8 प्रकार की होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से कोई कार्य कर रहा है उस बुद्धि का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति कर पा रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति संगीत में बहुत ही दिलचस्पी रखता है, संगीत बहुत ही अच्छा गा रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर संगीतात्मक बुद्धि पाई जा रही है। कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है अपनी बातों से, अपनी कलाओं से, अपने प्रदर्शन के द्वारा, जितनी भी क्रियाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति गणित के द्वारा, कोई व्यक्ति लेखन के द्वारा, कोई व्यक्ति अपनी बातों के द्वारा, कोई व्यक्ति जो है कोई डिज़ाइन बना करके, अलग अलग जो क्रियाएं हैं उस प्रकार से इन्होंने बुद्धि के 8 सिद्धांत बताए हैं। कोई व्यक्ति गणित में बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसके अंदर गणितीय बुद्धि पाई जा रही है। कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छी कलाकारियाँ दिखा रहा है तो उसके अंदर कलात्मक बुद्धि पाई जा रही है। बहुत ही अच्छा संगीत प्रस्तुत कर रहा है, संगीतात्मक बुद्धि पाई जा रही है। प्रकृति प्रेमी है तो प्रकृति से संबंधित बुद्धि पाई जा रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्यों के प्रति अलग अलग बुद्धि को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। बहुबुद्धि कारक सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हुए हैं। और जो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया यही बातें होती हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति संगीत में बहुत ही रुचि रख रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जा रही है, तो आप नाम से समझ सकते हैं कि संगीतात्मक बुद्धि पाई जा रही है। तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंस में लिखा होगा उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपको बहुबुद्धि कारक बुद्धि का सिद्धांत देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ठोस व तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, R.B. कैटल के द्वारा दिया गया। ठोस व तरल बुद्धि जिसे में इन्होंने बताया कि एक बुद्धि है वो ठोस होती है और दूसरी होती है तरल होती है। ठोस का मतलब है कि ऐसी बुद्धि जो आप अर्जित कर रहे हैं, जन्म लेने के बाद जो बच्चा वो अपने जीवन से कोई भी चीज़ें अगर अर्जित कर रहा है, सीख रहा है, तो वहाँ पे ठोस बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है। और वहीं पे ऐसी बुद्धि जो बच्चे में जन्मजात आई हुई है वो क्या है, उसे तरल बुद्धि के नाम से बताया गया है। आप इसकी थ्योरी में बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, बस ये याद रखिए कि जो बच्चा जन्मजात लेकर आया है बुद्धि को वो तरल बुद्धि है, जो यहाँ आने के बाद जीवन में उन्होंने अर्जित किया है वो ठोस बुद्धि है। R.B. कैटल के द्वारा दिया गया है कौन सी बुद्धि, ठोस व तरल बुद्धि। आई होप यहाँ पे जो क्लास में आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाए होंगे। बुद्धि के सिद्धांत के बाद आगे बताया गया कि बुद्धि का मापन जो किया जाता है IQ में, उस IQ का नाम किसके द्वारा दिया गया, आपसे एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है। देखिएगा 1912 में IQ जो है इसका नाम दिया गया किसके द्वारा, विलियम स्टर्न द्वारा दिया गया कि जो बुद्धि का मापन IQ के द्वारा या फिर बुद्धि को IQ के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ऐसा किसके द्वारा कहा गया, विलियम स्टर्न के द्वारा कहा गया। और ये जो IQ है, ये जो नाम इन्होंने दिया, मापन का नाम बताया, इसका फार्मूला दिया गया, फार्मूला 1916 में दिया गया किसके द्वारा, लुई टर्मन के द्वारा दिया गया। देखिएगा 1916 में लुई टर्मन द्वारा IQ का फार्मूला दिया गया। IQ का फार्मूला क्या है, किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं, देखिएगा IQ का इक्वल टू क्या बताया गया है, MA/CA मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे 100 किया गया है। इसमें देखिएगा मानसिक आयु बटे
वास्तविक आयु गुणे 100 बताया गया है। मानसिक आयु मतलब जैसे आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो बच्चा जो है अभी क्लास 2nd में पढ़ता है, लेकिन आप जो है उसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट का, तो अगर बच्चा क्लास 10th के स्टूडेंट के क्वेश्चन से संबंधित आंसर दे पा रहा है, वो क्लास 2nd का स्टूडेंट, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो उसकी मानसिक आयु है, वो क्लास 10th के स्टूडेंट की इतनी बड़ी है। यानी कि अगर वो बच्चा क्लास 10th वाला अगर 15 साल का है और उसके जैसे उसके समान प्रश्न पूछने की जो उत्तर देने की क्षमता अगर क्लास 2nd के बच्चे की है, इसकी मेंटल आयु उस क्लास 2nd के बच्चे की 15 वर्ष मान ली जाएगी। देखिएगा, अगर आप किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं, छोटे बच्चे से क्लास 2nd में है, वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर जो है क्लास 10th का स्टूडेंट दे सकता है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर अगर वो छोटा बच्चा दे पा रहा है, इसका मतलब वो छोटे बच्चे की जो मेंटल आयु है वो क्लास 10th के स्टूडेंट वाली है। जो क्लास 10th का स्टूडेंट 15 साल का है, वो उम्र किसकी लिखी जाएगी, उस छोटे बच्चे की मानसिक आयु लिखी जाएगी। मानसिक आयु लिख लेंगे, फिर उसकी वास्तविक आयु लिखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में बच्चा कितने साल का है, आप उसकी वास्तविक आयु लिख लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। एम ए मतलब मेंटल एज और सी ए मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। एग्जाम में हमसे IQ का फार्मूला किसके द्वारा और कब दिया गया ये भी पूछा जाता है, और इसका जो फार्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 या फिर MA/CA गुणे 100 दिया गया है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आप इसको इस प्रकार से निकालते हैं फार्मूला दे करके, इस प्रकार से जब आप फार्मूला करते हैं, उसका आंसर जो भी आपको मिलता है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया। देखिएगा, IQ का नाम विलियम स्टर्न ने दिया, फार्मूला जो है लुई टर्मन ने दिया, लेकिन इसका विवरण जो है वो वेस्लर के द्वारा दिया गया। अगर किसी भी बच्चे का आप IQ लेवल निकालते हैं कि बच्चे की IQ कितनी है, या फिर कोई व्यक्ति है जो युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, या फिर आप लोग जिस भी उम्र में है, इस प्रकार से आप अपनी बुद्धि का जो लेवल है वो निकाल सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी बुद्धि किसके अंतर्गत आ रही है। आप जो है जब अपनी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 करके निकालते हैं, जो भी इसका आंसर इक्वल में मिलता है उसे इस सारणी के द्वारा देख लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो बुद्धि का लेवल है वो कितना है। देखिएगा, अगर आंसर में 140 प्लस में आता है, कोई भी नंबर आ रहा है 140 प्लस में, इसका मतलब वो बच्चा क्या है, वो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आता है। अतिश्रेष्ठ बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि का जो नंबर है वो 130 आता है। श्रेष्ठ बच्चों में 120 से 129 तक। औसत से अधिक की अगर बुद्धि है तो वो 110 से 119 के बीच में होगा। औसत जो बालक होगा वो 90 से 109 के बीच होगा। मंद सामान्य में 80 से 89 तक है। सीमावर्ती बुद्धि में 70 से 79 तक है। और मंद बुद्धि बालक जो है, अगर 70 से विलो में कोई भी नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो बच्चा है उसकी बुद्धि जो है वो मंद बुद्धि के अंतर्गत बच्चा आ रहा है। आप यहाँ से इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में ये नंबर दे के पूछ सकता है कि इस नंबर के बीच में आने वाला बच्चा या बालक जो है उसका IQ लेवल अगर इतने के बीच में है तो वो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आ रहा है, तो आपको ये नाम उसमें से ऑप्शन में सिलेक्ट करना होता है। आई होप ये बुद्धि के बारे में जो आपको फार्मूला, नाम और ये सारणी का विवरण बताया गया आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे देखिएगा, जो बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई गई, यानी कि जब बच्चे की कोई बौद्धिक विकास हो रहा है बच्चे का, तो उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं वो आपको बताया गया है। एग्जाम में आपके नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपके टेस्टी पीएचडी एग्जाम में भी पूछा जाता रहता है। देखिएगा, इसमें सबसे पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। इसका मतलब है कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शन। छोटा बच्चा जो है किसी भी क्रिया के प्रति कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो इस प्रकार की बौद्धिक विकास की जो पहली अवस्था को माना गया है। जैसे आपको
पालन पोषण की अवस्था के बाद हमने ये बताया था कि बच्चों की कुछ सहज क्रियाएं होती हैं। कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं या फिर बच्चा जो है कोई भी चीज़ महसूस करता है, उस क्रिया के प्रति वो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देता है। तो इसमें बौद्धिक विकास में सबसे पहला वही स्टेप बताया गया, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। दूसरा है ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था। ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था का क्या मतलब है कि जब बच्चा जो है अपनी इच्छा से कोई क्रिया कर रहा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, अपनी इच्छा से ऐच्छिक क्रियाएं कोई कर रहा है, तो वहाँ पे ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था कहलाती है। इसके बाद है उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था। उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था का मतलब है कि जब बच्चा मीनिंगफुल कोई वर्क कर रहा है, यानी कि जो भी कार्य बच्चा कर रहा है कुछ उद्देश्य बना करके कर रहा है, तो वहाँ पे उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था कहलाती है। इसके बाद निर्देशित क्रियाओं की अवस्था। निर्देशित क्रियाओं की अवस्था का मतलब है जब बच्चे को किसी कार्य को करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे निर्देशित क्रियाओं की अवस्था कहलाती है। और लास्ट स्टेज आता है बौद्धिक विकास में नियोजित क्रियाओं की अवस्था। जब बच्चा जो है खुद से किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करता है, प्लान्ड वर्क होता है, प्लान्ड एक्शन करता है, तो वो क्या होता है, नियोजित क्रियाओं की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे आपको ये 5 अवस्थाएं बताई गई है बौद्धिक विकास की। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था, निर्देशित क्रियाओं की अवस्था और फिर नियोजित क्रियाओं की अवस्था। आई होप आज की क्लास आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे और यहाँ पे सारे टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक पे कहीं पे अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।